गा, ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निर्छल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अबनी रे। संदर्भ। रचनाकार ने भावनाओं को साझा करने के लिए शब्दों का सही समर्थन किया है, जिससे पाठकों को व्यक्ति की भावनाओं को समझने में आसानी होती है। यह काव्यांश एक साहित्यिक रचना के माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं और उसके अनुभवों को सुंदरता से प्रस्तुत करता है और पाठकों। व्याख्या, ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। यह काव्यांश एक अद्वितीय सुंदरता और भावनाओं का संगम है, जो एक यात्रा की ओर एक नाविक के साथ हो रही है। इस काव्यांश में रचनाकार ने विशेषतः प्राकृतिक दृश्यों और प्रेम के भावनात्मक संदेश के माध्यम से एक अद्वितीय चित्र बनाया है। पहले पंक्ति में ले चल वहां भुलावा देकर भाषा के सुंदर रूप के साथ यह बताती है कि कुछ ऐसा है जो हमें खींच रहा है, हमें एक नए स्थान की ओर आकर्षित कर रहा है। इस स्थिति में भुलावा देना एक आम पद है जो हमें पुरानी चीजों से हटाकर नए अनुभव की ओर बढ़ने का संकेत कर सकता है। यह भी दिखाता है कि इस यात्रा का मकसद भूले हुए कुछ नया प्राप्त करना है, जिससे जीवन को रोमांटिक और उत्साहपूर्ण बनाया जा सकता है। मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति में भी भाषा का सुंदर और शांत उपयोग हुआ है। यह व्यक्ति की भावनाओं का समर्थन करता है, क्योंकि यह धीरे धीरे अगले कदमों की ओर बढ़ रहा है। यह भी दिखा रहा है कि इस यात्रा में जलने वाले व्यक्ति की धैर्य और संयम से बातचीत हो रही है। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। इन पंक्तियों में रचनाकार ने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। निर्जन में सागर का उल्लेख एक रहस्यमय और सुंदर स्थान की ओर इशारा कर रहा है। सागर की लहरों का सार्थक और गहरा अनुभव करने की बात करना, अंबर के कानों में गहरी बातचीत का सुझाव देना भी यहीं तक पहुंचाता है कि इस सफल यात्रा में व्यक्ति को एक नई और अद्भुत अनुभव की अनुमति है। निर्छल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अबनी रे। इन पंक्तियों में प्रेम की अद्वितीयता और निर्जन में होने वाली अद्वितीय बातचीत का वर्णन है। निर्छल प्रेम कथा कहना एक विशेष प्रकार की प्रेम कहानी को संकेत करता है, जिसमें भाषा का उपयोग सहजता से हो रहा है। इसके साथ ही तज कोलाहल की अबनी रे इसे और भी रोमांटिक बनाता है, क्योंकि यह यहाँ व्यक्ति को विश्राम और शांति की अनुभूति करने का मौका देता है। इस काव्यांश में रचनाकार ने शब्दों का चुनाव, भाषा का उपयोग और छंद का सही समर्थन करके एक रमणीय और भावनात्मक चित्र बनाया है। इसमें सागर, अंबर और प्रेम के सुंदर विवरण से प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। व्यक्ति की यात्रा, उसके धीरे धीरे बढ़ने का अनुभव और निर्जन में होने वाले प्रेम के संदेश इस काव्यांश को अद्वितीय बनाते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा, छिनतार देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। संदर्भ। इस काव्यांश का संदर्भ समझने के लिए हमें कवि के जीवन, काव्य या समस्याओं की ओर ध्यान देना होगा। यह अनुमान किया जा सकता है कि कवि ने अपने जीवन के किसी विशेष समय में एक घटना को इस काव्यांश के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसे वह विशेष दृष्टि से देखते हैं और जो उन्हें अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। व्याख्या, काव्यांश का सामान्य अर्थ। इस काव्यांश में कवि ने अपनी दृष्टि के माध्यम से एक भवन को देखने का अनुभव व्यक्त किया है। उनके वर्णन से प्रतीत होता है कि उन्होंने उस भवन को एक बार ही नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि में दोबारा और एक नए रूप में देखा है। यह देखने के बावजूद भी कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो इसे उसकी तरह देख सके। इसका तात्पर्य यह है कि कवि की दृष्टि एक विशेष दृष्टि है जो दूसरों को नहीं है पाई जा सकती। इसका अर्थ है कि वह विशेषता या अनूठापन लेकर देखते हैं जो अन्य लोग नहीं देख पा रहे हैं।
विशेष विवेचना। यह काव्यांश विशेष रूप से दृष्टि और उसके अर्थ के बारे में है। कलिले आपली दृश्चिल्ले एक अद्वितीय परिचय के रूप में पेश किया है जो उन्हें एक सामान्य घटना को अद्वितीय बना देता है। उन्होंने दृष्टि की ओर इतना महत्व दिया है कि उससे अवस्थिति की नई एक धारा उत्पन्न हो रही है। इस काव्यांश में व्यक्ति यहाँ एक भवन को देख रहा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरों ने उसे देखा नहीं, लेकिन कवि ने उसे एक अद्वितीय परिचय से देखा है। इससे हम यह जान सकते हैं कि कवि की दृष्टि विशेष है और उन्होंने उस भवन को देखने का एक नया और अद्वितीय दृष्टिकोण प्राप्त किया है। उपर्युक्त काव्यांश का विश्लेषण करते समय हम यह भी विचार कर सकते हैं कि क्या कवि ने इसमें किसी विशेष तत्व को दर्शाया है, जैसे कि सामान्यता और विशेषता के बीच का अंतर, व्यक्ति की अनूठी दृष्टि की महत्वपूर्णता और इसी तरह के मुद्दे। निष्कर्ष, इस विश्लेषण के माध्यम से हमने देखा कि इस काव्यांश में कवि ने दृष्टि के माध्यम से विशेषता को बयान किया है और उन्होंने उसे अद्वितीयता के साथ जोड़ा है। उनकी दृष्टि एक नए पहलुओं और अर्थों को उजागर करती है जो दूसरों के लिए दृष्टिकोण में नहीं है। इसके अलावा हमने समझा कि कवि ने इसे किसी विशेष संदर्भ में रखा हो सकता है जो हमें उनके भावनात्मक और सामाजिक संदर्भ की ओर ले जा सकता है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु-सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। संदर्भ। इस काव्यांश का संदेश है कि सृष्टि में एक अद्भुतता है जो हमें अपने जीवन में सही दिशा दिखा सकती है। यह हमें यह भी बताता है कि हमें अपने अंतर्दृष्टि का समर्थन करना चाहिए ताकि हम जीवन को अधिक सार्थक और आत्मनिर्भर बना सकें। सम्मिलित करने के लिए स्तब्ध ज्योत्सना का यह काव्यांश एक अद्वितीय रूप से जीवन, सृष्टि और आत्मा के रहस्यमयी सिद्धांतों को छूने का प्रयास करता है। कवि ने अपनी भाषा और रचना के माध्यम से एक अद्वितीय साहित्यिक अनुभव प्रस्तुत किया है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है और उसे आध्यात्मिक अन्वेषण की ओर प्रवृत्ति करता है। व्याख्या। स्तब्ध ज्योत्सना एक अद्वितीय काव्यांश है जो साहित्य के क्षेत्र में अपनी अद्वितीयता और गहराई के लिए प्रसिद्ध है। इस काव्यांश में कवि ने विचारशीलता, सौंदर्य और अद्वितीयता को मिश्रित करके एक अद्भुत रचना प्रस्तुत की है। यह काव्यांश स्तब्ध ज्योत्सना नामक काव्य का हिस्सा है और इसमें सुंदरता का एक अद्वितीय चित्रण है। कवि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मानव जीवन की अद्वितीयता को भी बयान करने का प्रयास करते हैं। पहले दो पंक्तियों में कवि ने रात्रि की ज्योत्सना को स्तब्ध यानी शांत बताया है। यहाँ पर ज्योत्सना को मूक और शांत स्वरूप में वर्णित किया है, जो रात्रि को एक निष्क्रिय, स्तब्ध समय में परिणाम होती है। इसके साथ ही संसार को चकित रहता शिशु-सा नादान कहकर कवि ने उसकी नादानी और आश्चर्यक हरकतों का वर्णन किया है। यहाँ तक कि ज्योत्सना अपने प्रकाश से संसार को हरित, पुनर्जीवित बना देती है। तीसरी और चौथी पंक्तियों में कवि ने सपने की बात की है जो स्वप्न अजान होता है। यहाँ कवि अजानपन और सुप्तता की अवस्था को उजागर कर रहे हैं जिसमें सपने चलते हैं लेकिन व्यक्ति उन्हें जानने में असमर्थ हैं। इससे यह सुझावित होता है कि हमारी आत्मा और उसके अंतर्दृष्टि का साक्षात्कार अवस्था में होता है जो हमारे जागरूक अवस्था में अदृश्य हो जाता है। अंतिम दो पंक्तियों में कवि ने नक्षत्रों से जुड़े एक मौन की घटना को विवरण किया है। यहाँ कवि ने अपनी अद्वितीय भावनाएं और भावनात्मक अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त किया है। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। यह पंक्ति हमें यह दिखाती है कि कवि को अद्वितीयता की अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ने का एक अनुभूत अनुभव हुआ है
जिससे उन्हें व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभूतियों का आभास हुआ है। इस काव्यांश में विशेष रूप से भाषा का उपयोग भी काफी सूक्ष्म है। कवि ने सौंदर्य, भावनाएं और विचारों को बयान करने के लिए शब्दों का बहुती का उपयोग किया है। प्रत्येक पंक्ति में छुपे रहस्य को खोलने के लिए कवि ने सटीक और प्रभावी भाषा का चयन किया है। नैना वह छवि नाहिन भूले, दया भरी चहुदिसी की चितवनी नैन कमल दल फूले, वह आवनी वह हंसनी छबीली वह मुस्कनी चित चोरे, वह बतरानी मुरली हरी की वह देखन चहु कोरे, वह धीरे गति कमल फिरावन कर ले गायन पाछे, वह बीरी मुख वेणु बजावती पीत पचौरी काच। यह काव्यांश एक प्रेम एवं श्रृंगारी भावना से ओतप्रोत कविता का अंश है, जिसमें कवि ने अपनी प्रिय पात्र के रूपरंग, भावनाओं और उनके व्यक्तित्व की खूबसूरती का विस्तार से चित्रण किया है। इस काव्यांश में कृष्ण की प्रियता और उनकी सुषमा का अद्भुत विवरण मिलता है। आइए इस काव्यांश की व्याख्या करते हैं। 1. नैना वह छवि नाहिन भूले। यह पंक्ति कवि की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। यहाँ कवि कह रहा है कि वह अपनी प्रिय के नेत्रों, नैना और उनकी रूपरेखा, छवि को कभी नहीं भूल सकता। प्रिय के नेत्रों में ऐसा आकर्षण है कि वे कवि के मन में हमेशा ताजे बने रहते हैं। यह पंक्ति प्रेम में गहरे जुड़ाव और संवेदनाओं का प्रतीक है। 2. दया भरी चहुदिसी की चितवनी नैन कमल दल फूले। इस पंक्ति में प्रिय की आंखों का वर्णन किया गया है। उनके नैनों में एक विशेष प्रकार की दया और करुणा भरी हुई है, जो चारों दिशाओं में फैलती है। नैन कमल दल फूले का अर्थ है कि उनके नयन कमल के फूल जैसे सुंदर हैं, जिनमें देसी हुई नमी और कोमलता बहुत प्रभावशाली है। यह प्रिय की चितवनी दृष्टि की विशेषता को दर्शाता है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। 3. वह आवनी वह हंसनी छबीली वह मुस्कनी चित चोरे। यहाँ प्रिय के हावभाव और मुस्कान का वर्णन किया गया है। प्रिय का आना, हंसना और मुस्कुराना बहुत आकर्षक है। उनकी मुस्कान और हंसी इतनी प्यारी और मोहक है कि वह किसी का भी दिल चुराने की क्षमता रखती है। यह पंक्ति प्रेम में मोह और आकर्षण की गहरी भावना को उजागर करती है। 4. वह बतरानी मुरली हरी की वह देखन चहु कोरे। यह पंक्ति कृष्ण के जीवन के एक महत्वपूर्ण दृश्य का चित्रण करती है, जिसमें प्रिय पात्र के साथ कृष्ण की मुरली, बांसुरी बजाने का चित्रण किया गया है। मुरली का स्वर सुनकर चारों ओर के लोग उस ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ कवि प्रिय के साथ कृष्ण की मुरली के संगीत का आनंद ले रहे हैं, जो सुनने में अत्यधिक मधुर और आकर्षक होता है। 5. वह धीरे गति कमल फिरावन कर ले गायन पाछे। यह पंक्ति प्रिय के चालढाल का सुंदर वर्णन करती है। प्रिय का चलना बहुत ही धीरे धीरे, कमल के फूल की तरह हल्के कदमों में होता है। साथ ही यह गायन करते हुए कृष्ण के पीछे चलते हैं, जो उनके प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस पंक्ति में एक मोहक और आकर्षक गति का चित्रण है। 6. वहरी बी मुख वेणु बजावती पित पिछली सौरी काच। यह पंक्ति कृष्ण के रूप का उल्लेख करती है, जहाँ कृष्ण के मुंह में बांसुरी है और पीला वस्त्र पहने हुए हैं। उनका यह रूप अत्यंत आकर्षक और विशिष्ट है, जो उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्रदान करता है। यहाँ पीत पिछौरी का उल्लेख उनके पारंपरिक वस्त्र के रूप में किया गया है, जो उनके सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। संदर्भ: यह काव्यांश कृष्ण की राधा के प्रति प्रेम और उनके रूपरंग का एक अत्यंत सुंदर वर्णन है। इस काव्य में उनके रूप, उनके नयनों की सुंदरता, उनकी मुस्कान और उनके चालढाल का गुणगान किया गया है। कविता में कृष्ण और राधा के साथ के उस क्षण का चित्रण है, जिसमें प्रेम, आकर्षण और भक्तिरस की अनमोल भावनाएं प्रकट होती हैं। यह एक श्रृंगारी काव्यांश है,
जिसमें प्रेम के आदान प्रदान की कोमलता और सुंदरता को जीवित किया गया है। सखी, वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व यह जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। इस काव्यांश में एक गहरी भावनात्मक उलझन और आत्मनिरीक्षण का चित्रण किया गया है। इसे समझने के लिए हमें इसके भावार्थ को विस्तार से देखना होगा। काव्यांश का संदर्भ। यह काव्यांश उस समय का है जब कवि कवयित्री अपने प्रियतम से बिछड़ने के बाद मानसिक वेदना और आंतरिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। यह कवि का अंतरात्मा की गहरी स्थिति का संकेत देता है, जहां वह उस व्यक्ति के प्रति अपने भावों को व्यर्थ और अनहोनी मानते हैं जो उन्हें छोड़कर चला गया। साक्षात्कार और भावनात्मक संघर्ष। पहला वाक्य, सखी, वे मुझसे कहकर जाते। में कवि अपनी सखी से बात करते हुए कहते हैं कि उनका प्रियतम, जो एक समय उनका था, अब उन्हें छोड़कर जा रहा है। यहाँ सखी शब्द का प्रयोग सामाजिक संवादी दृष्टि से किया गया है, जो अक्सर महिला कवियों द्वारा अपने अंतरंग मित्र या सहेली के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रियतम के जाने के साथ कवि के मन में दुख और असमर्थता की भावना पैदा हो रही है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनका प्रियतम उनसे क्यों जा रहा है और यह दारुण अवस्था उन्हें पीड़ा दे रही है। दूसरे वाक्य में, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व यह जागा, कवि भाग्य को दोष देते हैं और महसूस करते हैं कि यह उनका दुर्भाग्य था कि उनका प्रियतम उनसे अलग हुआ। विफल गर्व का तात्पर्य है कि उन्होंने जो रिश्ते में अपनी अहमियत समझी थी, वह अब शून्य में बदल गई है और इस गर्व के विफल होने से उन्हें गहरी पीड़ा हो रही है। यह आत्मग्लानि और निराशा का प्रतीक है। अंतिम वाक्य, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, में कवि यह स्वीकार करते हैं कि जिसने उन्हें अपनाया था वही उन्हें छोड़कर चला गया। अब वह अपनी यादों में ही बसा हुआ है और केवल वही स्मृतियों शेष हैं। यह वाक्य प्रेम में त्याग की अवधारणा को भी स्पष्ट करता है, जहां एक व्यक्ति द्वारा साकार और असाकार रूप में प्रियतम का त्याग किया जाता है। ये स्मृतियां कवि के दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं, जो बार बार उन कठिन समयों को उकेरती हैं। व्याख्या और विचार। कवि का यह काव्यांश न केवल प्रेम में विफलता और त्याग का चित्रण करता है, बल्कि यह मानव जीवन के अनिवार्य हिस्से वियोग और उसकी यादों को भी उजागर करता है। यहाँ भाग्य के प्रति निराशा और आत्मग्लानि की भावना उभरती है, साथ ही प्रेम के प्रति गहरी भावनाओं की समर्पण भी। यह भी दर्शाता है कि जब कोई प्रिय व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है, तो उसके द्वारा छोड़ी गई यादें हमारे दिल में एक स्थायी स्थान बना लेती हैं और वही यादें हमें बार बार तड़पाती हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खक्कुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाइमधु मुकुल नवल रस गागरी। यह काव्यांश कवि पंत दिनकर के काव्य से लिया गया है, जो उनकी रचनाओं में प्रकृति की छटा और मानवता के विभिन्न पहलुओं का गहराई से चित्रण करते हैं। इस काव्यांश में रात के बाद सुबह का स्वागत किया जा रहा है। यह कविता प्रकृति के सौंदर्य, समय के प्रवाह और नवीकरण के प्रतीकों का बारीकी से वर्णन करती है। काव्यांश का वर्णन। 1 बिकाऊ विभावरी जागरी अंबर पनघट में डबराही तारा घट उषा नागी। इस पंक्ति में विभावरी शब्द से रात के अंधेरे का संकेत मिलता है, जिसे कवि विभावरी कहकर रात्रि की गहनता और शांतिपूर्ण वातावरण को व्यक्त कर रहे हैं। जाग रही से तात्पर्य है कि अब रात का अंत हो चुका है और दिन का आगमन होने वाला है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट में अंबर, आसमान और पनघट, जिसे आमतौर पर जल लाने की जगह कहा जाता है, के प्रतीक के माध्यम से कवि यह चित्रण कर रहे हैं कि रात के तारे जो आकाश में चमकते थे, अब ढलते जा रहे हैं। तारा घट
का अर्थ है तारे, और उनका डूबना यह सूचित करता है कि रात का समय समाप्त हो रहा है और सुबह के आने का संकेत है। उषा नागरी का अर्थ है सुबह की देवी उषा, जो नगर की तरह आ रही हैं और पूरे वातावरण को नई ऊर्जा से भर रही है। 2 खक्कुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। यह पंक्ति सुबह के समय की विशेषताओं को दर्शाती है। खक्कुल से तात्पर्य है पक्षियों का झुंड जो कुलकुल की आवाज में गा रहा है। पक्षियों का कलरव सुबह के आगमन को दर्शाता है और यह प्रकृति की जागृति का प्रतीक है। किसलय का अंचल डोल रहा का अर्थ है युवा कोमपल, नए पत्ते का झूलना। यह वातावरण की ताजगी और नयापन का प्रतीक है, जिसमें हर नई सुबह प्रकृति में नवीनीकरण होता है और जीवन के नए आरंभ का संकेत मिलता है। 3 लो यह लतिका भी भर लाइमधु मुकुल नवल रस गागरी। यह पंक्ति प्रकृति के नवजीवन को चित्रित करती है। लतिका का अर्थ है बेल, जो अब नई कोम्पलें और फूलों से लदी हुई है। भर लाइमधु मुकुल का मतलब है कि फूलों की कलियां मधुर रस से भरी हुई हैं। नवल रस गागरी से तात्पर्य है ताजगी और जीवन के रस से भरी हुई गागर, जो सुबह की नूतनता और खुशबू का प्रतीक है। संदर्भ। यह काव्यांश प्रकृति के नूतन और शाश्वत रूप को प्रस्तुत करता है, जिसमें हर नए दिन के साथ एक नए जीवन का आरंभ होता है। कवि ने रात और दिन के परिवर्तन को प्रकृति के सौंदर्य के साथ जोड़ा है, जहां सुबह के आगमन के साथ हर जीवित प्राणी में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस काव्यांश में रात की ठंडक और दिन के उष्मा के बीच का अंतर, साथ ही प्रातः की ताजगी और जीवित वातावरण की पुनरावृत्ति को दर्शाया गया है। कवि ने प्रकृति को मानवीय गुणों से अलंकृत किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रकृति भी एक जीवित और संजीवनी शक्ति है, जो प्रत्येक दिन अपने भीतर नया जीवन लेकर आती है। यह काव्यांश शाश्वत जीवन के नवीनीकरण, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक है। काल्पना के ये वहवल बाल, आँख के अश्रु, हृदय के हास, वेदना के प्रदीप ज्वाल, प्रणय के ये मधुमास सुछवी के छाया वन की सांस भर गई इनमें हाव हुलास। यह काव्यांश कवि के द्वारा मानव जीवन के विविध भावनाओं और अनुभूतियों का सजीव चित्रण है। यहाँ पर कवि ने विभिन्न मानवीय भावनाओं कल्पना, आंसू, हर्ष, वेदना, प्रेम और सौंदर्य का सुंदर रूप में वर्णन किया है। संदर्भ। काव्यांश का संदर्भ एक गहरी भावनात्मक अवस्था को चित्रित करता है, जिसमें एक व्यक्ति या कवि अपने जीवन की विविध स्थितियों और संवेदनाओं को महसूस करता है। यह कवि के अंतर्मन की गहरी यात्रा को दर्शाता है, जिसमें वह काल्पनिक रूप से अपने भीतर की कई भावनाओं और संवेदनाओं से गुजरता है। व्याख्या। 1. काल्पना के ये वहवल बाल। इस पंक्ति में कवि ने कल्पना की स्थिति को चित्रित किया है, जो बहुत ही उथल-पुथल, वहवल और अत्यधिक भावुक है। यहाँ पर बालक के मानसिक चित्र का उल्लेख किया गया है, जो कल्पना में डूबा हुआ है। ये बाल किसी भी प्रकार की संकोच और प्रतिबंध से मुक्त होते हैं, और इसी कारण उनकी कल्पनाएं अत्यधिक विस्तृत और प्रभावी होती हैं। 2. आँख के अनु। यहाँ पर कवि ने आंसुओं का संदर्भ दिया है, जो गहरी वेदना, दुख या मानसिक व्यथा का प्रतीक होते हैं। अश्रु का यह बहना किसी आंतरिक पीड़ा या भावनात्मक हलचल को दर्शाता है, जो मनुष्य के हृदय में स्थित गहरे दुख को प्रकट करता है। 3. हृदय के हास। यहाँ कवि ने हृदय में छिपे हर्ष या उल्लास का उल्लेख किया है। यह एक हल्की सी मुस्कान या हृदय में उठती खुशी का संकेत हो सकता है। यह हृदय में पलने वाली सकारात्मक भावनाओं को दर्शाता है, जो जीवन के कठोरतम क्षणों में भी मनुष्य के अस्तित्व को जीवित रखती हैं। 4. वेदना के प्रदीप ज्वाल। यहाँ पर वेदना, दुख को एक ज्वाला की तरह चित्रित किया गया है, जैसे एक दीपक में जलती हुई लौ।
वेदना किसी गहरी आग की तरह जीवन को जलाती है, लेकिन यह भी एक प्रकार का प्रकाश है जो अंदर के सच को उजागर करता है। 5. प्रणय के ये मधुमास, प्रेम के साथ जुड़ी हुई मधुरता और रस भरी अवस्था का चित्रण किया गया है। मधुमास शब्द से प्रेम के वसंत का चित्र उभरता है, जिसमें सब कुछ सुंदर, सरस और जीवंत होता है। प्रेम जैसे मधुर बयार के रूप में आता है, जीवन में नए उत्साह और रचनात्मकता को प्रकट करता है। 6. सुचवी के छाया वन की सांस भर गई इनमें हाव हुलास कृति ने यहाँ सुचवी, सुंदर छवि और छाया वन, छायादार वन के माध्यम से प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को जोड़ा है। यहाँ पर प्रकृति का भी एक दृश्य उपस्थित किया गया है, जिसमें हावहुलास और जीवन के आनंद का प्रतीक है। यह कवि की गहरी मानसिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य से एकात्मता का संकेत देता है। निष्कर्ष: कविता में कवि ने जीवन की विभिन्न गहरी और अभूतपूर्व भावनाओं का सजीव चित्रण किया है। कल्पना, आंसू, हर्ष, वेदना, प्रेम और सौंदर्य सभी मिलकर एक समग्र जीवन की अवस्था को प्रकट करते हैं। यहाँ पर जीवन की अनिश्चितताओं और उनके विभिन्न रंगों को चित्रित किया गया है, जो मनुष्य की गहरी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। या दूसरी होगी कहानी। शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूली में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट, चिंगारियों का एक मेला। यह काव्यांश एक गहरी और विचारशील रचना है, जिसमें कवि ने समय के बहाव, व्यक्ति की स्थिति और संसार के अस्तित्व को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। आइए इस काव्यांश की व्याख्या करें। संदर्भ: काव्यांश में कवि ने समय और जीवन के संघर्ष को चित्रित किया है। दूसरी होगी कहानी शब्दों से यह संकेत मिलता है कि वर्तमान समय में जो स्थितियां और घटनाएं घटित हो रही हैं, वे भविष्य में एक अलग कहानी के रूप में उभरकर सामने आएंगी। इसका अर्थ है कि वर्तमान में जो प्रयास और संघर्ष हो रहे हैं, वे समय के साथ परिवर्तित हो जाएंगे और उनका महत्व बाद में समझा जाएगा। शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूली में खोई निशानी के माध्यम से कवि ने यह व्यक्त किया है कि अतीत में जो संघर्ष और स्वरों का गूंज था, वह समय के साथ शून्य में विलीन हो गया है और वह इतिहास के धूल में खो गया है। यह अस्तित्व की अस्थिरता और समय की निरंतरता का प्रतीक है। आज जिस पर प्रलय विस्मित वाक्य से यह दर्शाया गया है कि वर्तमान में स्थितियों इतनी जटिल और विस्मित करने वाली है कि भविष्य में इन्हें समझने में कठिनाई होगी। प्रलय का शब्द यहाँ संसार की अनियंत्रित स्थिति और जीवन के अस्थिर स्वभाव को दर्शाता है। मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाटौन, चिंगारियों का एक मेला, यहाँ कवि अपने संघर्ष को चित्रित कर रहे हैं। वह जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को मोतियों की हाट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो दिखाता है कि हर कठिनाई में भी कुछ मूल्यवान और सुंदर तत्व होते हैं, जैसे मोती। वहीं चिंगारियों का मेला जीवन के अनिश्चय, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों को दर्शाता है, जिसमें हर मोड़ पर आग और संकट की संभावना बनी रहती है। व्याख्या: यह काव्यांश जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर संकेत करता है। एक ओर जीवन की अस्थिरता, संघर्ष और कठिनाइयां हैं, तो दूसरी ओर उन कठिनाइयों में भी कुछ मूल्यवानता और सुंदरता निहित है। कवि ने जीवन के उतार चढ़ाव को इस रूप में प्रस्तुत किया है, जहां अतीत की कोई भी बात स्थायी नहीं रहती और समय के साथ हर वस्तु और स्थिति परिवर्तित होती है। जो आज शून्य में खो चुका है, वह भविष्य में एक नई कहानी के रूप में सामने आएगा। यह काव्यांश समय, संघर्ष और जीवन के अनित्य स्वभाव का गहरा चित्रण करता है। कवि ने अपने संघर्षों और प्रयासों को मोतियों की हाट के रूप में प्रस्तुत किया है, जो इस बात को दर्शाता है कि हर कठिनाई, चाहे वह कितनी भी दुखद क्यों न हो, उसमें कोई न कोई मूल्य जरूर होता है। यह जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है,
जहां हर चुनौती एक अवसर बनकर सामने आती है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें उनसे जूझते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः हर कठिनाई में कुछ सुंदरता और मूल्य छिपा होता है। प्रश्न टिप्पणी लिखिए। 1। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। उन्हें हिंदी गद्य और कविता को नई दिशा देने वाले साहित्यकारों में गिना जाता है। मिश्र जी ने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में योगदान दिया और अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली तथा मौलिक सोच के लिए जाने जाते हैं। जीवन परिचय। जन्म 24 सितंबर 1856, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। शिक्षा। उनकी शिक्षा औपचारिक नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा और अध्ययन के बल पर साहित्य और अन्य विषयों का गहन ज्ञान अर्जित किया। मृत्यु 6 जुलाई 1894 को मात्र 38 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। प्रताप नारायण मिश्र के साहित्य की विशेषताएं। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। उन्हें हिंदी गद्य और कविता को नई दिशा देने वाले साहित्यकारों में गिना जाता है। मिश्र जी ने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में योगदान दिया और अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली तथा मौलिक सोच के लिए जाने जाते हैं। एक सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा है। एक उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी में थी, जो सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली थी। 2. वे भाषा में सहजता और प्रसाद गुण के पक्षधर थे। 2. व्यंग्यात्मक शैली। 1. मिश्र जी ने अपने व्यंग्य के माध्यम से समाज की बुराइयों को उजागर किया। 2. उनकी व्यंग्य शैली हास्य और कटाक्ष का अद्भुत मिश्रण है। 3. रचनात्मक विविधता है। 1. उन्होंने निबंध, कविताएं, नाटक और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। 2. उनकी रचनाएं विषयों की दृष्टि से विविध और समसामयिक हैं। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक वैयक्तिकता। 1. मिश्र जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना का समावेश स्पष्ट